डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑडिटिंग के अंदर लाइबिलिटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर वाले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। कंपनी अंकेशक के दायित्व। इसके अंदर हम किन टॉपिक्स को कवर करेंगे? लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर के अंदर सिविल लाइबिलिटी, दीवानी दायित्व, अब वो टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर एंड टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी। अब सेकंड हम देखेंगे क्रिमिनल लाइबिलिटी, सापराध दायित्व अंडर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत। एंड सेकंड है इंडियन पैनल कोड, भारतीय आचार संहिता के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देखते हैं एन ऑडिटर इज अपॉइंटेड इन टू वेज। किसी भी कंपनी में ऑडिटर को दो तरह से अपॉइंट किया जा सकता है, अंडर एन एग्रीमेंट एंड अंडर सम एक्ट और लॉ। फर्स्ट हम देखते हैं अंडर एन एग्रीमेंट, मतलब समझौते के अंतर्गत। अगर इफ द ऑडिटर इज अपॉइंटेड अंडर एन एग्रीमेंट, his liability shall be governed by the terms and condition laid down in the agreement। मतलब अगर किसी ऑडिटर को किसी समझौते के तहत अपॉइंट किया गया है तो उसके जो अधिकार और कर्तव्य हैं वह उन समझौते के तहत ही निर्धारित होंगे, उस एग्रीमेंट के तहत ही उनको हम निर्धारित करेंगे। सेकंड है अंडर द सम एक्ट। लेकिन अगर किसी ऑडिटर की नियुक्ति किसी विधान के तहत हुई है, किसी एक्ट के थ्रू हुई है, तो उसका दायित्व विधान के द्वारा जिसके अंतर्गत उसकी नियुक्ति की गई है शासित होगा तथा उसके अधीन होंगे उसके कर्तव्य, उसके दायित्व। तो ये होता है अंडर द एग्रीमेंट एंड अंडर द सम एक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। नॉर्मली हम देखते हैं लाइबिलिटीज दो तरह की होती है, सिविल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी। अब सिविल लाइबिलिटी यानी दीवानी दायित्व क्या होता है? अगर किसी ऑडिटर को किसी कोर्ट द्वारा दोषी पाया जाता है, सिविल लाइबिलिटी के तहत दोषी पाया जाता है, तो उससे कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति और जुर्माना यानी फाइन लिया जा सकता है, का दंड उसको दिया जा सकता है। कंपनसेशन और फाइन का दंड उसको दिया जा सकता है। सिविल लाइबिलिटी के अंदर ये दोनों चीजें आती है। लेकिन सेकंड पॉइंट है क्रिमिनल लाइबिलिटी, सापराध दायित्व। सापराध दायित्व क्या होता है? इसके अंदर ऑडिटर को जुर्माना, क्षतिपूर्ति और सजा और बोथ दोनों, मतलब सापराध दायित्व में उसको सजा भी मिल सकती है। ये होता है क्रिमिनल लाइबिलिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइबिलिटीज ऑफ अ कंपनी ऑडिटर। अब इस चार्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट है लाइबिलिटीज ऑफ अ कंपनी ऑडिटर। ये टू टाइप्स की होती है, सिविल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी, मतलब दीवानी दायित्व एंड सापराध दायित्व। अब दीवानी दायित्व यानी सिविल लाइबिलिटी को हम ये दो लोगों के प्रति होती है, टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर एंड टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी, मतलब नियोक्ता के प्रति दीवानी दायित्व। सेकंड है तृतीय पक्षकार यानी थर्ड पार्टी के प्रति दीवानी दायित्व। अब हम देखते हैं नियोक्ता के प्रति दीवानी दायित्व किस तरह का होता है। इसमें थर्ड तीन वो पॉइंट्स हैं, फॉर द नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही के लिए, सेकंड है फॉर द ब्रीच ऑफ ड्यूटी मतलब कर्तव्य भंग के लिए, एंड थर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। ये होता है टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर दीवानी दायित्व। अब इधर आते हैं हम सेकंड क्रिमिनल लाइबिलिटी। क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है सापराध दायित्व अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड इंडियन पैनल कोड, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अंदर, एंड सेकंड है इंडियन पैनल कोड यानी भारतीय आचार संहिता के अंतर्गत। अब फर्स्ट हम देखते हैं सिविल लाइबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयर, नियोक्ता के प्रति अंकेशक के दीवानी दायित्व क्या हो सकते हैं। अब इसके अंदर फर्स्ट हम देखते हैं कि कोई भी अंकेशक होता है, कोई भी अंकेशक है उसके जो सिविल लाइबिलिटी है वह दो तरह से हो सकती है।
फॉर द नियोक्ता के प्रति, टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर एंड टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी। अब टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर वह लापरवाही के लिए हो सकती है, कर्तव्य भंग के लिए हो सकती है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस, लापरवाही के लिए। इफ द अगर हमने किसी ऑडिटर को, यदि अंकेशक का किसी वादी यानी प्लेंटिफ के प्रति कोई कर्तव्य था है और वह कर्तव्य का पालन रीजनेबल स्किल्स और केयर से नहीं करता है, अपने काम में उचित सावधानी और चतुराई का प्रयोग नहीं करता है और इस कारण से वादी को कोई हानि उठानी पड़ती है, प्लेंटिफ यानी वादी को कोई हानि उठानी पड़ती है, तो अंकेशक को लापरवाही का दोषी माना जाएगा। ठीक है, मतलब लापरवाही के लिए दायित्व होता है उसका। अगर उसने कोई लापरवाही से काम किया है और उस वजह से सामने वाले पर्सन को कोई हानि उठानी पड़ी है, कोई लॉस उठाना पड़ा है, तो अंकेशक को लापरवाही का दोषी माना जाएगा। अब हम देखते हैं रीजनेबल स्किल्स और केयर क्या होती है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। सावधानी और चतुराई की वह मात्रा जो उस पेशे के औसत व्यक्ति द्वारा वैसी ही परिस्थितियों में काम में ली जाती है। कोई अदर पर्सन, नॉर्मल पर्सन उस कंडीशन में उसी तरह की स्किल्स और केयर को यूज करता, वो होती है रीजनेबल स्किल्स एंड केयर। अब हम देखते हैं कि टू एस्टेब्लिश द लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस द फॉलोइंग एसेंशियल फीचर्स मस्ट बी देयर। मतलब लापरवाही के संबंध में दायित्व स्थापित करने के लिए किन किन बातों की आवश्यक तत्व हैं, कौन कौन सी आवश्यक तत्व हैं, उनको हम ध्यान रखेंगे। फर्स्ट है, अंकेशक का वादी के प्रति कर्तव्य था। फर्स्ट पॉइंट है, अंकेशक का वादी के प्रति कर्तव्य था। अब इसमें हम देखते हैं कि अंकेशक का कर्तव्य अपने नियोक्ता के प्रति होता है, जिसने उसको नियुक्त किया है। एक कंपनी की दशा में अंकेशक की नियुक्ति कौन करता है? कंपनी के सदस्य करते हैं। तो अंकेशक का नियोक्ता कौन हुआ? कंपनी के सदस्य हुए। तो अंकेशक का कंपनी के सदस्यों के प्रति कर्तव्य होगा और अंकेशक कंपनी के सदस्यों के प्रति ही उत्तरदायी होगा, किसी तृतीय पक्षकार के प्रति या किसी थर्ड पार्टी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। अगर अंकेशक की लापरवाही से किसी तृतीय पक्षकार को भी कोई हानि पहुंची है तो भी वह उनके प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि अंकेशक का उनके लिए कर्तव्य नहीं था। तो यह है अंकेशक का वादी के प्रति कर्तव्य होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ रीजनेबल स्किल्स एंड केयर, उचित सावधानी और चतुराई का अभाव। अंकेशक ने अपने काम में लापरवाही से काम किया, उचित सावधानी और चतुराई का प्रयोग नहीं करते हुए काम किया और इस कारण से जो प्लेंटिफ वादी है उसको हानि उठानी पड़ी है। तो अंकेशक की लापरवाही से काम करने के कारण उसको तभी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जब उसने उचित सावधानी और चतुराई से कार्य न कर किया और उस वजह से वादी को हानि हुई है। अब यह मैंने कुछ केसेस लिखे हैं। इसके अंदर जो कंपनी का जो ऑडिटर है उसने रीजनेबल स्किल्स और केयर को यूज करके काम नहीं किया, उस वजह से वादी को हानि हुई और इस वजह से अंकेशक को की लायबिलिटी बनी, लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस, लापरवाही के लिए अंकेशक को उत्तरदायी माना गया। अब फर्स्ट हम देखते हैं आयरिश वूलन कंपनी वर्सेस टाइसन एंड अदर्स। ये केस था सन 1900 का केस है ये। इसमें क्या हुआ था? इस केस में कंपनी द्वारा परचेस किए गए स्टॉक से संबंधित कंपनी ने जो स्टॉक परचेस किया था उस स्टॉक के जो बिल्स थे उन बिल्स को छुपा लिया गया, उन बिल्स को छुपा दिया और इस प्रकार कंपनी के जो लायबिलिटीज थी, जो क्रेडिटर्स थे वह कम हो गए। उनको एंट्री हुई नहीं बुक्स में तो क्रेडिटर्स कम हो गए और जो स्टॉक जो आया उस स्टॉक को माल में इंक्लूड कर लिया, कंपनी के जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके अंदर इंक्लूड कर लिया। इससे क्या हुआ? कंपनी के लाभ बढ़ गए और लाभांश का जो भुगतान था वह कंपनी की पूंजी में से हो गया। तो न्यायालय ने क्या किया? न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि अंकेशक सावधानी और चतुराई से कार्य करता तो इस गड़बड़ी को पकड़ सकता था,
गड़बड़ी का पता उसको इसलिए नहीं लगा क्योंकि उसने अपने काम में उचित सावधानी और चतुराई को यूज करके काम नहीं किया, इसलिए अंकेशक को इस केस के अंदर लापरवाही के लिए दोषी माना गया। ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस हम देखते हैं, लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी वर्सेस शेयर हैसलक एंड कंपनी। ये 1904 ईयर का केस है। इस केस में क्या हुआ था, अंकेशक को लापरवाही के लिए दोषी क्यों ठहराया गया था, क्योंकि उसने खुदरा रोकड़िए के जो गल्ला होता है, उसका जो पैसे का जो बॉक्स होता है, पैसे जिसमें वो रखता है, उसमें उतनी रकम नहीं थी जितनी खुदरा रोकड़ बुक बता रही थी। जितनी बुक्स में जो एंट्री में जो रकम दिखा रही थी वो उसके पास कैश में वो रकम नहीं थी, और ऑडिटर को इसलिए दोषी माना गया क्योंकि उसने जो कैश था उसको ही टोटल नहीं की। उसको उसकी इसी असावधानी के कारण खुदरा रोकड़िए द्वारा किया गया 766 पाउंड का गबन पकड़ में नहीं आया, और गल्ले में केवल 30 पाउंड थे, जबकि खुदरा पुस्तक के अनुसार 796 पाउंड 796 पाउंड होने चाहिए थे। तो इसके अंदर कंपनी का जो कैशियर था उसने फ्रॉड किया, लेकिन ऑडिटर ने अपने काम में सावधानी चतुराई का प्रयोग नहीं किया, इसलिए उसे लापरवाही नेग्लिजेंस का दोषी पाया गया। ये दोनों केस हमने देखे कि लैक ऑफ रीजनेबल स्किल्स एंड केयर का यूज करने पर ऑडिटर को दोषी पाया गया। अब थर्ड हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, अंकेशक को लापरवाही के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, लॉस विदाउट नेग्लिजेंस, लापरवाही के अभाव में हानि। इसमें क्या हुआ कि अगर वादी को कोई हानि होती है, अगर किसी कंपनी को या वादी को कोई हानि होती है, लेकिन अंकेशक ने अपना कार्य, ऑडिटर ने अपना कार्य उचित सावधानी और चतुराई का प्रयोग करके किया, तथा उसको जितनी उन परिस्थितियों को देखते हुए क्या डिसीजन लेने थे उसने उस हिसाब से उन डिसीजंस को लिया है, लेकिन उसके बाद भी अगर वादी को कोई हानि होती है, कोई छल कपट या कोई और उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई छल कपट या कोई अशुद्धियां छुपी रह जाती है, तो अंकेशक उसके लिए लापरवाही का दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि अंकेशक क्या है, हमने कल पढ़ा था, बीमक नहीं है, इंश्योरर नहीं है, वह गारंटी नहीं देता है कि कंपनी के बुक्स और अकाउंट्स सही ही होंगे। वह केवल अपनी राय प्रकट करता है कि उसको जहां तक उसने टेस्ट किया है, उसको जितनी इंफॉर्मेशन मिली है, उसकी राय में कंपनी के पुस्तकें और खाते सही स्थिति बता रहे हैं, लेकिन वह इसका मतलब यह नहीं है कि वह गारंटी देता है। तो अगर कोई केस छुपे भी रह जाते हैं और यह पाया जाता है कि अंकेशक ने लापरवाही से काम नहीं किया है, तो फिर ऑडिटर को लापरवाही के लिए दोषी नहीं माना जाएगा। अब इसके लिए केस है किंगस्टन कॉटन मिल्स केस, 1896 का केस है। ये हमने कल डिस्कस किया, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इसमें क्या हुआ था, कंपनी के मैनेजर ने क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाकर दिखाया हुआ था, ठीक है, जिससे कंपनी के लाभ बढ़ गए और लाभांश का भुगतान पूंजी में से हो गया और कंपनी को इससे हानि हुई, लेकिन अंकेशक को न्यायालय द्वारा कंपनी की इस हानि के लिए दायी नहीं ठहराया गया, क्योंकि अंकेशक ने स्टॉक की मात्रा और मूल्य के सही होने के संबंध में मैनेजर से प्रमाण पत्र लिया था। मैनेजर ने सर्टिफिकेट दिया था कि दिस वॉज वेरीफाइड बाय मैनेजर सर्टिफिकेट। मैनेजर ने सर्टिफिकेट दिया था कि उसने उनको वेरीफाई किया है। तो इस आधार पर न्यायालय ने क्या घोषित किया कि अंकेशक स्टॉक के संबंध में मैनेजर के प्रमाण पत्र पर विश्वास करता है, तो वह लापरवाही के लिए दोषी नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि लापरवाही के अभाव में हानि हुई है, मतलब अंकेशक ने कोई लापरवाही नहीं की अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी अगर कंपनी को कोई हानि हो जाती है तो फिर हम ऑडिटर को दोषी नहीं मानेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हानि के अभाव में लापरवाही।
नेग्लिजेंस विदाउट लॉस, हानि के अभाव में लापरवाही। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या होता है, यदि अंकेशक अपने कर्तव्य के पालन में लापरवाही करता है, अपना काम सही ढंग से नहीं करता है, सारे अकाउंट्स को सही इस तरह से चेक नहीं करता है, और लेकिन इस वजह से क्या होता है, जो वादी है इससे उसको कोई हानि नहीं होती है, लापरवाही से काम तो किया गया है लेकिन इससे वादी के कोई हानि नहीं होती है, तो अंकेशक से हर्जाना नहीं मांगा जा सकता है, क्योंकि हर्जाने का प्रश्न ही तब उठता है जबकि कोई हानि हुई हो। अगर हानि ही नहीं हुई है तो फिर हर्जाने का प्रश्न भी नहीं उठता है। लेकिन जो ऑडिटर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंदर उसको दोषी माना जाएगा अगर उसने लापरवाही से काम किया है तो। अब इसके अंदर एक केस है, लिवरपूल एंड वीगन सप्लाई एसोसिएशन लिमिटेड 1907 का, 1907 का केस है। इसमें क्या हुआ था, न्यायालय ने अंकेशक को अपने कर्तव्य पालन में लापरवाह पाया गया, लेकिन यह कहते हुए मुकदमा खारिज करना पड़ा कि इससे कंपनी की संपत्तियों में कोई कमी नहीं आई और अंकेशक से हर्जाना नहीं मांगा जा सकता। इससे कंपनी को कोई हानि नहीं हुई तो उससे अंकेशक से हर्जाना नहीं मांगा जा सकता। अब हम देखते हैं लास्ट दोनों जो टॉपिक हमने लास्ट दोनों जो देखे हमने, लापरवाही के अभाव में हानि और हानि के अभाव में लापरवाही। इन दोनों में अंतर केवल इतना है, वादी को अगर हानि होती है लेकिन अंकेशक ने अपना कार्य ईमानदारी से किया है, उचित सावधानी और चतुराई से किया है, और नेक्स्ट में है अंकेशक ने अपना कार्य उचित सावधानी और चतुराई से नहीं किया है लेकिन वादी को कोई हानि नहीं हुई है। दोनों ही परिस्थितियों में अंकेशक दायी नहीं है। इन दोनों ही परिस्थितियों में अंकेशक का कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ये हो गया हमारा लापरवाही के लिए सिविल लाइबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर के प्रति जो दीवानी दायित्व है उसके अंदर फर्स्ट हमारा हुआ है लापरवाही के लिए दायित्व। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइबिलिटी फॉर ब्रीच ऑफ ड्यूटी, मतलब कर्तव्य भंग के लिए दायित्व। अब हम देखते हैं फर्स्ट कि इफ द ऑडिटर डिस्चार्ज हिज ड्यूटी बट डज नॉट मेक यूज ऑफ रीजनेबल स्किल एंड केयर, अगर ऑडिटर अपनी ड्यूटी करता है, अपना काम करता है, लेकिन उस काम के अंदर उचित सावधानी और चतुराई, रीजनेबल स्किल और केयर का प्रयोग नहीं करता है, तो उसको हम बोलते हैं नेग्लिजेंस, मतलब लापरवाही के लिए वो दोषी है। लेकिन अगर ऑडिटर अपना काम ही ना करे, ऑडिटर कोई काम करे ही ना, जो उसका कर्तव्य था वो उसको पूरा करे ही ना, तो उसको बोलते हैं लायबिलिटी फॉर ब्रीच ऑफ ड्यूटी, मतलब कर्तव्य भंग के लिए उसको दोषी पाया जाएगा। ये होता है कर्तव्य भंग, कि अंकेशक कार्य ही ना करे तो उसका कर्तव्य भंग कहेंगे। अंकेशक से कर्तव्य भंग के लिए हर्जाना उसी दशा में वसूल किया जाएगा जब वह निम्न इन तीनों परिस्थितियों को प्रमाणित करे, इन तीनों बातों को प्रमाणित करे। अब फर्स्ट हम देखते हैं कि अंकेशक का वादी के प्रति कोई कर्तव्य था, अंकेशक का वादी के प्रति कर्तव्य था। सेकंड है ही फेल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी, उसने उस कर्तव्य का पालन नहीं किया, पालन ही नहीं किया, कोई काम ही नहीं किया। और थर्ड पॉइंट है इस कारण वादी को हानि उठानी पड़ी, इस कारण से कंपनी को या जो भी उसके प्रति मुकदमा करने वाला पर्सन है वादी, उसको कोई हानि हुई है। अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी होती है तो हम कहेंगे कि वह अंकेशक कर्तव्य भंग के लिए दायित्व रखता है, उसका दायित्व बनता है। अब जो कंपनी है उस अंकेशक के प्रति कर्तव्य भंग के लिए अपने संपूर्ण जीवन काल तक मुकदमा चला सकती है, लेकिन अगर कंपनी समापन में चली गई है तो उसका समापक, लेनदार या अंशधारी या उसके अंकेशक पर मुकदमा चला सकते हैं। अब इसके कर्तव्य भंग या ब्रीच ऑफ ड्यूटी जो है उसके हम केसेस देखते हैं। सम केसेस रिलेटेड लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर फॉर ब्रीच ऑफ ड्यूटी। इसके अंदर फर्स्ट है लंदन एंड जनरल बैंक केस 1895। इसके अंदर न्यायालय ने क्या डिसीजन दिया था वो हम देखते हैं कि कंपनी की जो बैलेंस शीट थी उसमें बैंक की संपत्तियों को अधिक मूल्य पर दिखाया गया था। कंपनी की बैलेंस शीट में बैंक की संपत्तियों को बैंक के अंदर बैंक की संपत्तियों को अधिक मूल्य पर दिखाया गया था और इस लाभांश का
इस कारण क्या हुआ, लाभांश का भुगतान पूंजी में से हो गया, लाभ बढ़ाकर दिखाए गए और अंकेशक ने अंशधारियों को, ऑडिटर जो है उसने अंशधारियों को अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य को प्रकट नहीं किया, इसलिए उसे कर्तव्य भंग का दोषी ठहराया गया, क्योंकि उसे ये बात अपनी रिपोर्ट में प्रकट करनी चाहिए थी, लेकिन उसने इस बात को प्रकट करने में गलती कर दी, प्रकट नहीं किया, तो उसको दोषी ठहराया गया। ये लंदन एंड जनरल बैंक केस है, जिसमें बैंक की संपत्तियों को बढ़ाकर दिखाया गया था बैंक की बैलेंस शीट के अंदर। नेक्स्ट एक और देखते हैं हम, यूनियन बैंक लिमिटेड इलाहाबाद 1925। इस केस के अंदर क्या हुआ था, बैंक के मैनेजर ने अपने रिश्तेदारों को अपर्याप्त प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण दिया, उनसे सिक्योरिटीज नहीं ली या ली तो भी पूरी एडुकेट नहीं ली, और उस आधार पर उनको लोन प्रोवाइड किया, तथा उसने बैंक की राशि का विनियोग व्यर्थ की प्रतिभूतियों में कर दिया, व्यर्थ प्रतिभूतियों में किया, तथा अपनी इस गलती को छिपाने के लिए पूंजी में से लाभांश का भुगतान कर दिया, कंपनी की पूंजी में से लाभांश का भुगतान कर दिया। तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि अंकेशक कर्तव्य भंग के लिए दोषी है, क्योंकि उसने अपनी आंखें खोलकर काम नहीं किया, मैनेजर द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखों को पास कर दिया, उसने बैंक के जो अकाउंट्स थे और उनको सही ढंग से चेक नहीं किया, सिक्योरिटीज को चेक नहीं किया। अगर वह चेक करता तो हो सकता था कि कोई गलती या गबन पकड़ में आ जाए। तो यदि वह कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन करता तो वास्तविक स्थिति का पता लग सकता था, लेकिन यहाँ पर ऑडिटर ने अपने कर्तव्य का निर्वहन ही नहीं किया, अपने कर्तव्य को कोई काम किया ही नहीं, तो वह कर्तव्य भंग के लिए दोषी पाया गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे थे लाइबिलिटीज, सिविल लाइबिलिटीज टुवर्ड द एम्प्लॉयर, सिविल लाइबिलिटीज, सिविल लाइबिलिटीज टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर। तो इसके अंदर हमने दो लाइबिलिटीज देखी, लापरवाही के लिए दायित्व, कर्तव्य भंग के लिए दायित्व, और थर्ड है सिविल लाइबिलिटी अंडर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत दीवानी दायित्व अंडर सेक्शन 130, अंडर सेक्शन 35 रिलेटेड टू प्रोस्पेक्टस। ये जो दायित्व है ये प्रोस्पेक्टस प्रविवरण से रिलेटेड है। इसके अंदर हम देखते हैं कि यदि कंपनी द्वारा निर्गमित प्रविवरण में कोई अकाउंटेंट ने या कोई भी विशेषज्ञ जिसने अपने विशेषज्ञ पद की हैसियत से कोई अनट्रू स्टेटमेंट दिया है कंपनी के प्रोस्पेक्टस के अंदर, और वह प्रत्येक व्यक्ति को अगर अनट्रू स्टेटमेंट दिया है तो वह उस प्रत्येक व्यक्ति को हर्जाना देने के लिए दायी है जिसने उस प्रविवरण पर विश्वास किया तथा कंपनी के अंशों ऋण पत्रों को खरीदने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। और उस पर्सन को आवेदन करने की वजह से, उस मिथ्या कथन या मिस स्टेटमेंट की वजह से, अनट्रू स्टेटमेंट्स की वजह से अगर कोई हानि हुई है तो इस हर्जाने को देने का कर्तव्य बनता है कंपनी अंकेशक का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सिविल लाइबिलिटी टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी, कंपनी अंकेशक की तृतीय पक्षकार के प्रति दीवानी दायित्व क्या हो सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं लापरवाही के लिए दायी नहीं, जो अंकेशक है वह उसके द्वारा कोई अगर लापरवाही हुई है तो वह उस लापरवाही के लिए तृतीय पक्षकार के प्रति दायी नहीं होगा। दीवानी दायित्व के संबंध में अंकेशक से उस परिस्थिति में हर्जाना वसूल किया जा सकता है जबकि उसका वादी के प्रति कोई कर्तव्य हो। ठीक है, वादी के प्रति कोई कर्तव्य होना चाहिए। एक कंपनी की दशा में पहले से ही डिसाइड है कि कंपनी अंकेशक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, कंपनी द्वारा अंकेशक की नियुक्ति की जाती है, कंपनी के सदस्यों द्वारा अंकेशक की नियुक्ति की जाती है। अतः अंकेशक का कर्तव्य किसके प्रति होता है, कंपनी के प्रति होता है, कंपनी के सदस्यों के प्रति होता है। और यदि अंकेशक की लापरवाही और कर्तव्य भंग के कारण तीसरे पक्षकार को कोई हानि होती है तो अंकेशक इसके लिए
उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि अंकेशक का तीसरे पक्षकार के प्रति कोई कर्तव्य था ही नहीं, क्योंकि तीसरे पक्ष और अंकेशक के बीच कोई प्रसंविदा नहीं हुई है। अब ये हमारा इसके अंदर एक केस है, ली लीवरी एंड डेमिश बनाम गोल्ड, 1893 का केस है। इसमें क्या हुआ था, इस मुकदमे में यह निर्णय दिया गया कि अंकेशक तब तक किसी तीसरे पक्षकार के प्रति दायी नहीं होगा जब तक कि वह कपट का दोषी न हो, उसने कोई सापराध दायित्व न किया हो, अर्थात लापरवाही, अगर उसने कोई लापरवाही की है, कोई कर्तव्य भंग किया है, तो इसके लिए वह तीसरे पक्षकार के प्रति दायी नहीं होगा। अब इसके अंदर हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, लायबिलिटी फॉर फ्रॉड, कपट के लिए दायी होना। अंकेशक लापरवाही या कर्तव्य भंग के लिए तृतीय पक्षकार के प्रति दायी नहीं है, लेकिन यदि वह कपट का दोषी पाया जाता है तो वह तीसरे पक्षकार के प्रति अवश्य रूप से दायी होगा। अब कपट के लिए दायी कैसे माना जाएगा उसको, इसके अंदर कुछ बातें हैं वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, अंकेशक ने जो कथन दिया था वह अनट्रू है, असत्य है। जैसे कि प्रोस्पेक्टस में अगर उसने कोई इन्फॉर्मेशन दी है और उस पर भरोसा करके कंपनी के शेयर होल्डर, कंपनी के अंदर लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो अंकेशक को उस समय फ्रॉड के लिए दायी ठहराया जा सकता है, कपट के लिए, और वह तृतीय पक्षकार के प्रति तब दायी हो जाएगा। सेकंड है, वह जानता था कि कथन असत्य है अथवा जानबूझकर बनाया गया कथन सही है या नहीं, मतलब वो जानबूझकर अनजान बनता है कि वह कथन सही है या नहीं, और वो जानता था कि कोई बात है जो असत्य है, फिर भी वो उसको सही बताता है, तो उसको कपट के लिए दायी माना जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, कोई तृतीय पक्षकार ने इस कथन पर विश्वास के आधार पर व्यवहार किया और हानि उठानी पड़ी। ऑडिटर ने कोई कथन बोला और कोई थर्ड पार्टी है, उसने उस कथन पर विश्वास करके कोई काम किया है, कोई इन्वेस्ट किया है, और उस कारण उसको कोई हानि हो गई है, तो फिर ऑडिटर तृतीय पक्षकार के प्रति कपट के लिए दायी माना जाएगा। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा सिविल लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी के अंदर थर्ड पॉइंट है मोरल लायबिलिटी, नैतिक दायित्व का होना। अंकेशक लापरवाही और कर्तव्य भंग के लिए किसी तृतीय पक्ष के प्रति दायी नहीं है, लेकिन उसका नैतिक दायित्व बनता है, अंकेशक का नैतिक दायित्व बनता है कि वह समाज के साथ धोखा नहीं करे, कपट नहीं करे। मतलब अंकेशक का नैतिक दायित्व है कि वह समाज जिस आशा से उसकी ओर देखता है वो उस पर खरा उतरे, उनके साथ कोई फ्रॉड या कपट न करे, ये उसका एक नैतिक दायित्व बनता है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया सिविल लायबिलिटी टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर एंड टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी। थैंक यू सो मच।